आभा यूजीसी जेआरएफ नेट एजुकेशन। अध्याय नंबर 1 अधिगम। अधिगम की परिभाषा। अधिगम को सरल भाषा में सीखना कहा जाता है। शिक्षण का मुख्य कार्य अधिगम के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाना होता है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये इनके उद्देश्य एक दूसरे के पूरक रहते हैं। ये आपस में इतने परस्पर व्यापक हैं कि हम शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया को मिश्रित रूप से शिक्षण अधिगम से जानने लगे हैं। जब अधिगम प्रभावशाली होगा तभी शिक्षण को भी प्रभावशाली माना जाएगा। थैंक यू। माय यूट्यूब चैनल आभा यूजीसी जेआरएफ नेट एजुकेशन। यूनिट नंबर 1 अध्याय 1 अधिगम किसे कहते हैं? तो अधिगम को सरल भाषा में सीखना भी कहा जाता है। शिक्षण का मुख्य कार्य अधिगम क्षेत्र में प्रभावशीलता लाना है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये इनके उद्देश्य एक दूसरे के पूरक हैं। ये आपस में इतने परस्पर व्यापक हैं कि हम शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया को मिश्रित रूप से शिक्षण अधिगम से जानने लगे हैं। जब अधिगम प्रभावशाली होगा तभी शिक्षण को भी प्रभावशाली माना जाएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आभा यूजीसी जेआरएफ नेट एजुकेशन। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि शोध निबंध और शोध प्रबंध के बारे में। तो एक शोध प्रबंध में किसी निष्कर्ष पर प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए नई खोजों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। एक थीसिस में किसी मूल शोध कार्य के साथ परिकल्पना की पुष्टि करना होती है। परिकल्पना या सारांश में शोध के विषय पर किए गए नए निष्कर्षों का सार होना चाहिए। लिखित थीसिस में उस विषय पर किए गए मूल शोध के कार्य के सभी विवरण होने चाहिए। प्रयास की मौलिकता निर्धारित करने के लिए किसी भी साहित्यिक चोरी के लिए एक और थीसिस की जांच की जा सकती है। दोनों के मध्य एक और सीमित अंतर यह है कि एक थीसिस में वर्तमान में साहित्य का विश्लेषण जोड़ा जाता है, जबकि एक शोध प्रबंध अपने आप में वर्तमान साहित्य का विश्लेषण होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तथा सब्सक्राइब करें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आभा यूजीसी जेआरएफ नेट एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है? नंबर ए शिक्षक। नंबर 2 निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? नंबर बी मूल्यांकन। नंबर 3 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नंबर ए 1961। ऐसे कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं माना जा सकता है? नंबर बी परिपक्वता। नंबर 5 श्रृंखला अधिगम किससे संबंधित है? नंबर बी गैंगने। नंबर 6 सीखने की दर किस उम्र के बाद 1% की दर से कम होना शुरू होता है? नंबर बी 35 वर्ष के बाद। ₹24 के विक्रय मूल्य का परिणाम सूची मूल्य पर 20 रुपये छूट है तो किस विक्रय मूल्य का परिणाम सूची मूल्य पर 30% छूट होगा? आंसर है बी 27% का। नंबर 8 किस वर्ष में राज्य 20 से अधिकतम संख्या में उपयुक्त अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सफल हुए हैं? नंबर बी
2019। क्वेश्चन नंबर 9, 2019 में सभी राज्यों में से असफल अभ्यर्थियों की औसत संख्या ज्ञात करें। नंबर बी, 1,44,025। अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा उपयुक्त क्रम में नहीं है। नंबर बी, लक्ष्य। थैंक यू। आभाई CGRF नेट एजुकेशन। यूनिट नंबर 1, अधिगम के सिद्धांत। इसका 1 सिद्धांत है संघ का सिद्धांत। एक शिक्षक को शिक्षार्थियों के मन और क्षमता की स्थिति का पता होना चाहिए। अधिकतम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षक को यथासंभव नए विचारों से पढ़ाना चाहिए, आरंभ करना चाहिए ताकि छात्रों का विकास हो सके। नंबर 2, स्पष्टता का सिद्धांत। अभ्यास का संपूर्ण और निरंतर मूल्यांकन और पुनर्निर्देशन किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए स्पष्ट होना चाहिए। नंबर 1, स्वगतिविधि का सिद्धांत। यदि अधिगम अधिकतम इंद्रियों का उपयोग कर पाए तो यह अधिक प्रभावी हो जाता है। नंबर 4, पुरस्कार का सिद्धांत। शिक्षक को शिक्षार्थियों के लिए पर्याप्त पुरस्कार के अवसर रखने चाहिए ताकि अधिगम चुनौतीपूर्ण और संतोषजनक बना रहे। नंबर 5, अभ्यास का सिद्धांत। अधिगम का परिणाम सदैव तथ्यों की कार्यात्मक समझ में होना चाहिए। नंबर 6, पर्यावरण के पोषण का सिद्धांत। भौतिक और सामाजिक वातावरण अनुकूल वातावरण बनाने के लिए महत्वपूर्ण अवयव हो सकते हैं। 7, परिवर्तनीय अधिगम की क्षमता का सिद्धांत। यह व्यक्तिगत अंतर की अवधारणा से भी जुड़ा हुआ है। कुछ छात्र धीमी गति से सीखने वाले होते हैं तथा कुछ छात्र तीव्र गति से सीखने वाले। अधिगम संचार और अधिगम की क्षमता पर भी निर्भर करता है। नंबर 8, एकाधिक प्रदर्शन का सिद्धांत। अधिगम के लिए छात्र को अभ्यासों के एक सेट की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए शिक्षण विधियों के संयोजन का उपयोग करके शिक्षण का छात्रों पर संचयी प्रभाव पड़ता है। नंबर 9, अधिगम की क्षमता का सिद्धांत। 35 वर्ष की उम्र के बाद अधिगम की दर में लगभग 1% की दर में गिरावट आती है। इस गिरावट के मुख्य कारणों में शारीरिक समस्याएं, कम बाहरी प्रेरणा, आदतें और एक विशेष विचारधारा का प्रभाव पड़ता है। नंबर 10, सक्रिय प्रक्रिया का सिद्धांत। अधिगम एक व्यक्तिगत या निजी पसंद है, इसलिए कुछ अभ्यासों की आवश्यकता होती है और श्रव्य दृश्य यंत्र भी इसमें सहायता कर सकते हैं। नियम और अभ्यास का सिद्धांत। नंबर 11, किसी विचार के क्यों और कैसे को नियम द्वारा समझाया गया है। इसलिए एक शिक्षक को शिक्षार्थियों के द्वारा बेहतर अधिगम के लिए नियम और अभ्यास को संतुलित करना चाहिए। नंबर 12, प्रभावी संचार का सिद्धांत। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उपयुक्त दृश्य श्रव्य सहायता को एकीकृत करके बेहतर शिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। थैंक यू। CGRF नेट एजुकेशन। आज हम बताने जा रहे हैं अनुसंधान आचार नीति। नंबर 1, आचार विषयक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार अनुसंधान में नैतिकता को सुनिश्चित करने के लिए एक सार्वभौमिक कोड होना चाहिए। यह एक प्रकार से परम सिद्धांत है जिनको चुनौती नहीं दी जा सकती है। नंबर 2, नैतिक संदेहवाद दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार अनुसंधान में नैतिकता को सुनिश्चित करने के लिए
सार्वभौमिक कोड नहीं हो सकते। नैतिक मापदंड देश या काल के आधार पर परिवर्तनीय है, अर्थात यह सापेक्ष है। नंबर 3, उपयोगितावादी दृष्टिकोण। शोध में नैतिकता के बारे में निर्णय उससे होने वाले लाभ और उस पर होने वाले व्यय की तुलना करने के बाद ही लिया जाना चाहिए। यदि शोध अध्ययन से उत्पन्न होने वाले अपेक्षित लाभ अपेक्षित जोखिम से अधिक है तो ऐसा शोध नैतिक माना जाना चाहिए। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तथा सब्सक्राइब।